हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल हब में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह एक लिमिट तय करता है, परिसीमा तय करता है। परिसीमा ये किसके लिए तय करता है? किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा उनका प्रवर्तन कराए जाने के लिए बाद न्यायालय में दाखिल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का वायोलेशन होने पर उनका प्रवर्तन कराने के लिए एक निश्चित समय के भीतर न्यायालय में बात कर सकता है। इसका सबसे पहले अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब पीरियड विद इन एग्जिस्टिंग राइट कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। टू प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? जो कि लिमिटेशन एक्ट के जो लास्ट में शेड्यूल फर्स्ट दिया गया है, उसमें प्रत्येक अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब पीरियड बताया गया है। प्रिस्क्राइब पीरियड यानी जिसमें कोई भी व्यक्ति वाद दाखिल कर सकेगा न्यायालय में, यानी न्यायालय में किसी भी वाद को दाखिल करने के लिए एक निश्चित समय बताया गया है, और जो निश्चित समय है उसी को हम कहते हैं प्रिस्क्राइब पीरियड। विद इन एग्जिस्टिंग राइट यानी अस्तित्ववान अधिकारों के बारे में अस्तित्ववान अधिकारों का प्रवर्तन न्यायालय के द्वारा कराया जा सकता है। प्रिस्क्राइब पीरियड इन शेड्यूल ऑफ द एक्ट। शेड्यूल फर्स्ट में प्रिस्क्राइब पीरियड अकाउंट से संबंधित मामलों के लिए अलग दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मामलों के लिए अलग, टॉर्ट से संबंधित मामलों के लिए अलग प्रिस्क्राइब पीरियड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित प्रिस्क्राइब पीरियड अलग बताया गया। अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब पीरियड बताया गया। ये तो मैंने सिर्फ आपके एग्जाम्पल देने के लिए लिखे हुए हैं। और ऐसे मामले में जिनमें प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं बताया गया है, उनके लिए अधिकतम 3 वर्ष तक का प्रिस्क्राइब पीरियड बताया गया है। किसी भी कानून को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, हमें उस कानून की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, हमें ऐसे क्यों उस कानून की जरूरत पड़ी। तो सबसे इसी क्रम में हम जानेंगे कि हमें लिमिटेशन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। लिमिटेशन एक्ट के जरूरत पड़ने के मुख्यतः 3 कारण थे। एक तो वाद का लंबन, अगर कोई किसी भी वाद के दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति अपने उस वाद को कभी भी दाखिल करेगा, चाहे 40 साल 50 साल बाद, और जिससे न्यायालय में ऐसे केसों की बहुत बहुलता हो जाएगी और जिससे न्याय की कमी आएगी। ये तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर कहीं भी कुछ भीड़ ज्यादा होगी तो न्याय तो नहीं मिल पाएगा उधर। और दूसरा रीजन है साक्ष्य की कमी। ऐसे मान लीजिए ए और बी है, इन दोनों के बीच कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ आज की डेट में, अक्टूबर की डेट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नवंबर की डेट में ब्रीच हो जाता है। तो ऐसे में पक्षकारों को चाहिए कि वो न्यायालय में जाएं और अपने अपने राइट को इन्फोर्समेंट कराएं और उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराएं। लेकिन वो लोग नवंबर में नहीं जाते और फिर मतलब कुछ लिमिट में नहीं, कुछ समय में नहीं जाते हैं, लेकिन वह 30 या 40 साल बाद कोर्ट में जाते हैं। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच जो डॉक्यूमेंट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, शर्तें थी, यानी सबका खो जाना पक्का है। और जो उनके साक्ष्य थे, उनके एविडेंस थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और एक दूसरे के प्रति जो लायबिलिटी थी वह साबित नहीं की जा सकेंगी, और साबित नहीं की जा सकेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच न्याय की कमी होगी। और ऐसे मामलों में 30-40 साल बाद जाने वाले मामलों में केस दाखिल करने पर न्यायालय भी अवधारणा करता है कि ऐसे मामले न्याय के लिए नहीं बल्कि आपसी दुश्मनी के लिए दाखिल किए गए हैं। और तीसरा मुख्य कारण सजग, यानी लॉज हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्फ। जो व्यक्ति अपनी स्वयं की मदद करता है, विधि भी उसी की सहायता करती है। यानी जिस व्यक्ति को अपने अधिकारों का ख्याल नहीं है, वो उसकी का विधि ही क्या ख्याल रखेगी। जो अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं है तो विधि भी उसके अधिकारों का प्रवर्तन नहीं कराती है। इसके 3 मुख्य कारण है। एक तो साक्ष्य की कमी, न्यायालयों में वादों की बहुलता, और सजगता, पक्षकारों की सजगता। जो व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं है, विधि भी उसके अधिकारों को प्रवर्तन नहीं कराती, या विधि भी उसकी ओर ध्यान नहीं देती या उसकी सहायता नहीं करती। लिमिटेशन एक्ट प्रोसीड्यूरल लॉ है, एक प्रक्रियात्मक विधि है।
इट बार्स रेमेडी नॉट ए राइट। ये प्री और मेंस के पर्पज से अगर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इट बार्स रेमेडी नॉट ए राइट, यानी लिमिटेशन एक्ट सिर्फ जुडिशियल रेमेडी को बार करता है, उस राइट को खत्म नहीं करता है। यानी कोई भी व्यक्ति का लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब पीरियड बीत जाने के पश्चात उसका जुडिशियल रेमेडी समाप्त हो जाती है, यानी वह न्यायालय में बात दाखिल नहीं कर सकता, लेकिन जो उसका राइट होता है वो खत्म नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को 1 लाख रुपए उधार दिए, 1 लाख रुपए उधार दिए तो इसके लिए प्रिस्क्राइब पीरियड मान लीजिए 3 इयर्स है और बी वापस नहीं करता है, पैसे है ना, ये बी वापस नहीं करता है ए को 3 साल के अंदर, ए भी कोई ध्यान नहीं देता है और बी भी ध्यान नहीं देता है प्रिस्क्राइब पीरियड के बारे में कि इसके लिए जो विहित काल है वो कितना है। लेकिन बी 4 साल के बाद बी 4 साल के बाद वह पैसे ए को लौटा देता है, लेकिन जैसे ही वो ये पैसे लौटा के आता है उस बी को पता चलता है कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड था 3 साल का वो तो निकल चुका है, तो मैंने इसके पैसे क्यों दिए, यानी इसकी तो राइट, इसका तो रेमेडी इसके पास थी नहीं कि मेरे से पैसे वापस ले सकता। तो बी जाता है ए के पास कि जो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए हैं वो मेरे वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारा तो प्रिस्क्राइब पीरियड निकल चुका है। तो बी को ये पैसे वापस लेने का कोई राइट नहीं है। जब ये लोग कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट इन्हें बताएगा कि प्रिस्क्राइब पीरियड निकल जाने के बाद रेमेडी खत्म, जुडिशियल रेमेडी खत्म हो जाती है, राइट नहीं। यानी ए का ये जो राइट था अपने पैसे वापस पाने का, उसका वह खत्म नहीं हुआ था। यानी ये सिर्फ जुडिशियल रेमेडी बार हुई थी ए के लिए, वह इसका राइट मौजूद था, क्योंकि उसका राइट एब्सोल्यूट राइट था अपने पैसे वापस लेने का। इसी क्रम में इसमें पार्ट 5 में सेक्शन 32 है और शेड्यूल 1 है, जिसमें कि प्रिस्क्राइब पीरियड के बारे में बताया गया। इसका एक्ट नंबर 36 है, 36। ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है इसमें। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1964। इसे प्रेसिडेंट परमिशन 5 अक्टूबर 1963 को मिली थी। यह संवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही विधि बना सकती हैं। और लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल, यानी सामान्य तौर पर तो लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में जो शेड्यूल 1 है उसके आर्टिकल 114, 115, 131, 132 ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर लागू होते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।